बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम गैस्ट्राइटिस और गैस्ट्रिक अल्सर के हवाले से पढ़ेंगे, जो कि हमारे जीआई ट्रैक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर कंसीडर किए जाते हैं। क्योंकि हर 2 से 3 तीसरा बंदा इस डिसऑर्डर का शिकार होता है, उनमें ये मतलब ज़्यादातर कॉमन पाए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम यही पढ़ने वाले हैं कि ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ज़्यादातर जो है ना लोग गैस्ट्राइटिस से मतलब इन्वॉल्व होते जाते हैं। तो कॉजेज़ को पढ़ेंगे, उसके अलावा सिम्पटम्स वगैरह पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से सिम्पटम्स हैं जिससे हमें पता चल जाए कि ये बंदा मतलब गैस्ट्राइटिस में इन्वॉल्व है या फिर इसको गैस्ट्रिक अल्सर है। और उसके अलावा हम उसकी ट्रीटमेंट को पढ़ेंगे और फाइनली हम मैनेजमेंट को पढ़ेंगे कि अगर किसी को ये चीज़ें हो गई हैं तो वो उनसे किस तरह मतलब खुद को बाहर निकाल सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम इसी वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनिशन को देखें कि डेफिनिशन में भी यही बात बता रहा है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टमक लाइनिंग फ्रॉम इरिटेशन ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोज़ा। आपके स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है, ठीक है? वो इन्फ्लेमेशन क्यों आ जाती है? क्योंकि आपकी जो गैस्ट्रिक म्यूकोज़ा है वो डैमेज हो जाती है। अब अगर हम इसके डैमेज की बात करें तो इसके लिए बहुत सारे कॉजेज़ हैं, रीज़न्स हैं। लाइक अगर आपको कोई एस पायलरी इन्फेक्शन हो गया। एस पायलरी क्या है? हेलिकोबैक्टर इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि आपके स्टमक की इनर लाइनिंग को डैमेज कर रहा होता है, जिसकी वजह से आपको क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ये किस तरह फैलता है इन्फेक्शन बैक्टीरिया का? पर्सन टू पर्सन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू भी फैलता है और इसके अलावा ये पुअर हाइजीन की वजह से भी फैलता है। आप सफाई वगैरह नहीं रखते, इसकी वजह से भी हो सकता है। और उसके अलावा अगर आप कंटामिनेटेड वाटर या फिर फूड वगैरह लेते हैं, तो उसकी वजह से भी ये इन्फेक्शन आपको ज़्यादातर हो सकता है, जिसकी वजह से आपको गैस्ट्राइटिस हो सकता है। और इसके अलावा अगर हम दूसरे कॉजेज़ की बात करें, तो यहाँ पे नॉन स्टेरॉइड ड्रग्स आप ले रहे होते हैं, लाइक कॉर्टिकोस्टेरॉइड हो गए और इसके अलावा स्पाइसी फूड वगैरह या ऑयली फूड वगैरह लेते हैं, तो ये डिसऑर्डर आप में मतलब उन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं जिसकी वज़ह से आपके जो म्यूकोज़ा इंटरनल स्टमक की जो म्यूकोज़ा है वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वज़ह से आपको मतलब गैस्ट्राइटिस होता है, आपके स्टमक में इन्फ्लेमेशन आ जाती है। अगर हम डिफ़रेंस की बात करें गैस्ट्राइटिस और गैस्ट्रिक अल्सर की, तो डिफ़रेंस ना ज़्यादा नहीं है, मतलब आप गैस्ट्राइटिस आपको जब होता है आपके स्टमक में इन्फ्लेमेशन आ जाती है। फिर जब आप उनको ज़्यादा ट्रीट नहीं करते, ठीक है, तो ये क्रोनिक कंडीशन में चले जाते हैं, फिर आपको गैस्ट्रिक अल्सर हो जाता है। लाइक आपके स्टमक के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कोई मतलब वहाँ पे बर्न हो जाते हैं वो म्यूकोज़ा वगैरह, मतलब ये चीज़ें फिर कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, जिसको हम स्टमक अल्सर कहते हैं या फिर गैस्ट्रिक अल्सर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसके टाइप्स की बात करें, एक्यूट गैस्ट्राइटिस या फिर एक्यूट गैस्ट्रिक अल्सर, दोनों अगर आप बोलें तो बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, तो जिसमें इसमें क्या होता है कि डिसरप्शन ऑफ म्यूकोज़ल बैरियर अलोइंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिन टू हैव कॉन्टैक्ट विद गैस्ट्रिक टिश्यू। अतः इसमें भी यही चीज़ कह रहा है कि आपके जो म्यूकोज़ल बैरियर है वो डिसरप्शन हो जाती है, यानी कि डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से एसिड वगैरह या फिर पेप्सिन जो है वो आपके स्टमक के सेल के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करती है, जिसकी वजह से आपको गैस्ट्रिक अल्सर होता है या फिर गैस्ट्राइटिस होता है, ठीक है। और उसके कंडीशन क्या होती है, आपको इरिटेट फ़ील होता है, ठीक है, आपको पेन होता है समटाइम और उसके अलावा वहाँ पे इन्फ्लेमेशन आ जाती है और उसके अलावा सुपरफिशियल इरोजन होता है, मतलब आपकी जो स्टमक की सुपरफिशियल लाइनिंग है, वो उसमें मतलब क्या आता है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है, ठीक है। और इसके अलावा गैस्ट्रिक म्यूकोज़ा रैपिडली रीजनरेट और उसके अपोज़िट अगर आप ट्रीटमेंट वगैरह की तरफ जाते हैं, लाइक एंटासिड वगैरह लेते हैं या फिर राइज़िक वगैरह लेते हैं, तो आप मतलब कि जो म्यूकोज़ा है वो जल्दी रैपिडली रीजनरेट हो जाती है, फिर आपको इन्फ्लेमेशन वगैरह ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। ये एक्यूट था, जो कि एक्यूट की टाइमिंग होती है ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक से लेके 2 वीक तक और क्रोनिक आपका मतलब 6 मंथ तक भी जा सकता है। तो ये एक्यूट था जो कि ज़्यादा मतलब रैपिडली रीजनरेट हो गया था। अच्छा, अगर हम उसकी जो हमने डैमेज कहा म्यूकोज़ा, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ पे म्यूकोज़ा डैमेज हो गई है, ठीक है। इस डैमेज होने की वजह से यहाँ का जो फूड वगैरह था वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर रहा था स्टमक के इनर लाइनिंग पे, जिसकी वजह से आपको गैस्ट्राइटिस हो रहा था या फिर आपको गैस्ट्रिक अल्सर हो रहा था। इस तरह मतलब म्यूकोज़ा डैमेज हो जाती है, ठीक है। फिर अगर हम गैस्ट्राइटिस के काज़ेज़ की बात करें, तो आपको इरिटेट फ़ील होगा, ठीक है। क्यों इरिटेशन होगी? एस्पिरिन की वजह से या फिर नॉन स्टेरॉइड ड्रग की वजह से, ठीक है। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड, अल्कोहल वगैरह, कैफ़ीन वगैरह, ये सारी चीज़ें अगर आप ले रहे होते हैं,
इनके मतलब ज़्यादातर एसिड प्रोडक्शन होती है जो कि आपके स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है वो उनको डैमेज कर रही होती हैं और इन रिज़ल्ट आपको गैस्ट्राइटिस हो जाता है। अच्छा, इंजेक्शन ऑफ द कोरोसिव सब्सटेंस लाइक अल्कली और एसिड मतलब ऐसे सब्सटेंस आप ले रहे हैं जिनमें ज़्यादातर एसिड प्रोडक्शन है, तो उसकी वजह से भी आपको मतलब गैस्ट्राइटिस हो सकता है। और इसके अलावा रेडियोथेरेपी वगैरह या फिर सर्टेन केमोथेरेपी ड्रग्स आप ले रहे होते हैं, ठीक है? रेडिएशन थेरेपी रेज़ की वजह से आपकी म्यूकोसा डैमेज हो सकती है और उसके अलावा ड्रग्स की वजह से हाई डोज़ेज़ जो ड्रग्स होते हैं, उनकी वजह से भी म्यूकोसा डैमेज हो सकती है। अच्छा और इसके अलावा एरोसिव गैस्ट्राइटिस की अगर हम बात करें तो ये भी एक कंडीशन होती है जहाँ पे आपके जो स्टमक की इनर लाइनिंग होती है ना, वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसमें जिसके रिज़ल्टिंग में आपको अल्सर होता है, ठीक है? या फिर आपको कोई स्टमक के अंदर इन्फेक्शन होता है या फिर इन्फ्लेमेशन आ जाती है, ठीक है? तो ये चीज़ें होती हैं और इसके अलावा कर्लिंग अल्सर विथ बर्न्स की अगर हम बात करें तो ये भी टाइप ऑफ आपके अल्सर है, ठीक है? जो कि ज़्यादातर स्टमक या फिर डुओडेनम में हो रहा होता है, ठीक है? अच्छा, ये काज़ेज़ थे जो हमने पढ़े और मज़ीद स्ट्रेस की वज़ह से भी आपको गैस्ट्राइटिस हो सकता है या फिर गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है। क्योंकि उस दौरान आपकी जो एसिड सीक्रेशन है एचसीएल वो ज़्यादा मतलब सीक्रेट कर रही होती है एचसीएल जिसकी वज़ह से गैस्ट्राइटिस हो सकता है। अच्छा, अगर हम मैनिफेस्टेशन की बात करें, साइन सिम्पटम्स की बात करें तो आपको माइल्ड जो है ना एनोरेक्सिया होगा, ठीक है? उसके अलावा माइल्ड एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट होगा और ब्लीचिंग होगी। एनोरेक्सिया भूख का ना लगना, मतलब आपको कम भूख लगेगी और इसके अलावा आपके जो एपिगैस्ट्रिक रीजन है, वो डिस्कम्फर्ट फ़ील होगा, आपको बार-बार मतलब नोज़िया वगैरह लाइक इस तरह की कुछ कंडीशन आपको फ़ील होंगी और इसके अलावा ब्लीचिंग आप ज़्यादातर डकारे वगैरह लेंगे, इस तरह आपको फ़ील होगा। और अगर हम मोर सीवियर सिम्पटम्स की बात करें तो उसमें एब्डोमिनल पेन आपको मोर सीवियर होगा, नोज़िया होगी, आपको वोमिटिंग होगी, ठीक है? हेमाटोपियोसिस और मेलेना। हेमाटोपियोसिस क्या होती है? खून की उल्टियाँ मतलब आपको आएँगी क्योंकि आपके जो इंटरनल ऑर्गन है ना वो डैमेज हुए हैं। वहाँ से मतलब ब्लीडिंग हो रही होती है तो जब आप वोमिटिंग करते हैं तो वो ब्लीडिंग उसके साथ बाहर निकल आ जाती है। और उसके बाद मेलेना यानी कि आपके स्टूल में भी ब्लड आना स्टार्ट हो जाती है, खून आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है? अगर हम परफोरेशन की बात करें इफ परफोरेशन अकर साइन ऑफ पेरिटोनाइटिस मतलब अगर आपके ऑर्गन में मतलब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स की तरफ आप चले गए हैं गैस्ट्रिक अल्सर में, तो वहाँ पे मतलब इन्फेक्शन के बाद अल्सर के बाद आपको वहाँ पे परफोरेशन भी होती है मतलब एक आपके ऑर्गन में सुराख बन जाता है, होल बन जाता है जिसकी वज़ह से वहाँ से मटीरियल निकलना बाहर स्टार्ट हो जाता है, फ्लूइड वगैरह। तो ये चीज़ें बाहर जब निकलती हैं तो बाहर एक पेरिटोनियम कैविटी होती है हमारे एब्डोमेन के बाद। जिसमें हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन या फिर स्टमक ये हमारे पेरिटोनियम कैविटी में होते हैं। जब इसमें कोई परफोरेशन हो जाती है तो वहाँ से मतलब जो मटीरियल बाहर निकल रहा होता है फ्लूइड, तो वो हमारे पेरिटोनियम कैविटी में चला जाता है तो वहाँ पे स्टोर हो जाता है तो वहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है ये फ्लूइड। क्योंकि मतलब ये भी एक एब्नॉर्मलिटी है ना, तो इस एब्नॉर्मलिटी की वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है, जिसे हम पेरिटोनाइटिस कहते हैं मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिटोनियम कैविटी। ठीक है, ये मैनिफेस्टेशन आपके होते हैं। और इसके अलावा अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, तो आप उस पेशेंट को किस तरह ट्रीट करते हैं, तो आपने उन्हें एनपीओ पे रखना है 6 से 12 आवर तक, ठीक है? उन्हें मतलब ओरली कुछ भी चीज़ें नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनको पेन हो रहा है, अल्सर हो रहा है। अगर आप मज़ीद उनको फूड वगैरह ये चीज़ें देंगे, तो ये कंडीशन उनको मज़ीद कॉम्प्लेक्स हो सकती है। तो आप उस पेशेंट को आईवी फ्लूइड के ज़रिए उसके इलेक्ट्रोलाइट वगैरह जो उसकी मतलब मज़ीद जो उसको नीड है वो आप उन्हें मेंटेन रखेंगे इलेक्ट्रोलाइट वगैरह उसके आईवी फ्लूइड के थ्रू आप उन्हें मेंटेन रखते हैं, ठीक है? और इसके अलावा अगर हम मेडिकेशन की बात करें तो यहाँ पे प्रोटॉन पम्प इन्हिबिटर हो गया लाइक आपके जो राइज़िक वगैरह ओमेप्राज़ोल वगैरह ये आप यूज़ करेंगे। एस्टोरेसेप्टर ब्लॉकर, सेक्युलर फेट वगैरह ये चीज़ें आप यूज़ करेंगे जिसकी वज़ह से पेशेंट को गैस्ट्रिक से रिलीफ़ होगा, गैस्ट्रिक पेन से रिलीफ़ होगा सम टाइम के लिए। अच्छा, इफ गैस्ट्रिक फ्रॉम corrosive substance, immediate dilution and removal of the substance by gastric lavage. Washing out stomach contain via nasogastric tube, not vomiting. अच्छा, अगर आपके पेशेंट ने कोई ऐसा सब्सटेंस यूज़ कर लिया कोरोसिव सब्सटेंस लाइक कोई एसिड वगैरह ले लिया या समटाइम लोग सुसाइड करने के लिए ज़हर वगैरह लेते हैं ना, पॉइज़न वगैरह ले रहे होते हैं, तो उनके मतलब चांसेस होते हैं ज़्यादातर स्टमक के अंदर इन्फेक्शन क्रिएट करने के, उसकी वजह से उनकी डेथ भी हो जाती है क्योंकि वो जो पॉइज़न वगैरह होता है वो ब्लड में जब सर्कुलेट करता है तो पूरी बॉडी में फैल जाता है जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। लेकिन हम इसको बचा सकते हैं कैसे जब कोई भी बंदा सुसाइड के तौर पे पॉइज़न वगैरह ले, तो उनको स्टमक वॉश किया जाता है नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब, एनजी ट्यूब के थ्रू। उनको वोमिटिंग नहीं करवाई जाती क्योंकि अगर वो वोमिटिंग करेगा,
तो दोबारा से वो वही मटेरियल उसके स्टमक और इसोफेगस के बाहर आएगा, तो वो इसोफेगस को भी मज़ीद डैमेज कर सकता है। इसकी वजह से हम उसके एनजी ट्यूब लगाते हैं, जिसकी वजह से वो ईज़िली मटेरियल बाहर निकल आ जाता है। फिर सम टाइम के लिए ट्रीटमेंट चलती है उसकी, फिर वो ईज़िली उसका स्टमक जो है ना वो ठीक हो जाता है बिल्कुल। ठीक है, अगर हम क्रोनिक कंडीशंस की बात करें गैस्ट्राइटिस की या फिर गैस्ट्रिक अल्सर की, बेसिकली गैस्ट्राइटिस और गैस्ट्रिक अल्सर दोनों सेम चीज़ें हैं। गैस्ट्राइटिस मतलब पहले होता है आपके स्टमक में इन्फ्लेमेशन आ जाती है। जब आप उसको ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, तो ये गैस्ट्रिक अल्सर में कन्वर्ट हो जाता है। लाइक आपके स्टमक के इन्फेक्शन वगैरह ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको गैस्ट्रिक अल्सर हो जाता है या फिर गैस्ट्रिक इन्फेक्शन भी आप कह सकते हैं। तो क्रोनिक की अगर हम बात करें तो इसमें कह रहा है कि प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर बिगिनिंग विथ सुपरफिशियल इन्फ्लेमेशन एंड लीड टू एट्रोफी ऑफ द गैस्ट्रिक अल्सर। अच्छा, मतलब ये जब क्रोनिक की तरफ चला जाता है एक्यूट से, तो आपके स्टमक की जो कंडीशन होती है, एनाटॉमी होती है, वो एट्रोफी हो जाती है। मतलब आपके स्टमक की जो मतलब सेल वगैरह होते हैं वो बिल्कुल सिकुड़ जाते हैं। एट्रोफी मतलब किसी की साइज़ डिक्रीज़ हो जाना। तो आपके स्टमक की साइज़ बिल्कुल डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे सेल्स जो है ना वो ज़्यादा डैमेज हो गए होंगे इसलिए। अच्छा, पेराइटल सेल नॉर्मली सीक्रेट इंट्रिंसिक फैक्टर नीडेड फॉर एब्ज़ॉर्प्शन ऑफ विटामिन बी12। अच्छा, आपके उसके अलावा स्टमक के अंदर पेराइटल सेल मौजूद होते हैं जो कि एचसीएल को सीक्रेट करते हैं, और उसके अलावा एक और सब्सटेंस सीक्रेट करते हैं, एक एंजाइम सीक्रेट करते हैं, मतलब इंट्रिंसिक फैक्टर जिसे हम कहते हैं, जो कि विटामिन बी12 को एब्ज़ॉर्प्शन करवाता है, ठीक है? ये भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो जब आपके स्टमक के अंदर गैस्ट्राइटिस अल्सर हो जाता है या फिर गैस्ट्रिक हो जाता है, अल्सर हो जाता है, तो ये चीज़ें मतलब एब्ज़ॉर्प्शन नहीं होती विटामिन बी12 की, जिसकी वजह से आपको क्या होता है, पेशेंट आपका पर्नीशियस एनीमिया भी की तरफ चला जाता है। पर्नीशियस एनीमिया ये चीज़ होती है कि आपके बॉडी के अंदर विटामिन बी12 की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से पर्नीशियस एनीमिया यानी आपकी बॉडी में खून की कमी हो जाती है, ठीक है? अच्छा, और इसके अलावा अगर हम बात करें टाइप 2 की, टाइप बी की, मोर कॉमन एंड अकर विथ एजिंग। उसके अलावा ये एजिंग की वजह से भी होता है। एक तो हमने ये पढ़ा कि आपको गैस्ट्राइटिस होता है, फिर गैस्ट्रिक अल्सर हो जाता है। फिर आपको एजिंग की वजह से भी होता है टाइप 2, मतलब एजिंग की वजह से होता है, जो कि ज़्यादातर इन्फेक्शन क्रिएट कर रहा था, क्रोनिक इन्फेक्शन ऑफ म्यूकोज़ा बाय हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। यानी कि एस पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से भी होता है, जो मैंने पहले भी आपको बताई, टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो आपके स्टमक के इनर लाइनिंग को डैमेज करता है, ठीक है? जिसकी वजह से आपको गैस्ट्रिक अल्सर हो जाता है, एसोसिएट विथ रिस्क ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज़ एंड गैस्ट्रिक कैंसर, जिसकी वजह से आपको पेप्टिक अल्सर या फिर गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर बेसिकली ये भी टाइप ऑफ आपके स्टमक अल्सर को पेप्टिक अल्सर भी कहते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर भी कहते हैं, फिर आपको गैस्ट्रिक कैंसर भी हो सकता है। मज़ीद ये चीज़ें जब कॉम्प्लेक्स होती जाएँगी, जब इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम क्रोनिक गैस्ट्राइटिस या फिर गैस्ट्रिक अल्सर के मैनिफेस्टेशन की बात करें, तो इसमें वेगो गैस्ट्रिक डिस्ट्रेस, मतलब आपका जो स्टमक है बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट रहेगा, ठीक है? आपको पेन रहेगा। एपिगैस्ट्रिक हैवीनेस, मतलब आपका जो स्टमक है वो ऐसा लगेगा वो बिल्कुल हेवी हो गया है, वज़नी हो गया है। और ये मतलब पेन जो है ना वो आपको कोई भी एंटासिड वगैरह या कोई भी प्रोटॉन पन इन्हिबिटर या राइज़िक वगैरह जो भी मेडिसिन ले रहे होंगे ना स्टमक के लिए, वो आपको इफ़ेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि ये चीज़ें अभी कॉम्प्लेक्स हो गई हैं, अब ये सर्जरी की तरफ जा सकती हैं। अच्छा, फिर फटीग होगा एसोसिएट विद एनीमिया होगी आपको, फटीग जो कि एनीमिया की वजह से होगा। सिम्पटम्स एसोसिएट विद पर्निशियस एनीमिया, कुछ ऐसे सिम्पटम्स होंगे पर्निशियस एनीमिया के, लाइक आपको पैराथीसिया होगा। पैराथीसिया क्या होता है, बेसिकली आपके बॉडी के अंदर नमनेस हो जाती है, ठीक है? विटामिन बी12 की कमी की वजह से आपको ऐसे बॉडी में लगता है जैसे कि आपको कोई सुइयाँ चुभ रही हो, ठीक है? और उसके अलावा आपके बॉडी के अंदर जो है ना बर्न फ़ील होगा, नमनेस फ़ील होगी, इस तरह की आपको फ़ीलिंग होती है विटामिन बी12 की कमी की वजह से, ठीक है? अच्छा, फिर कह रहा है कि लेक ऑफ विटामिन बी12 इफेक्ट नर्व ट्रांसमिशन, मतलब ये नर्व ट्रांसमिशन में इन्फेक्ट होता है, जिसकी वजह से आपको नमनेस ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, तो एस्पायलरी इन्फेक्शन के लिए मोस्ट कॉमन जो ड्रग्स बताए गए हैं, वो होते हैं एमॉक्सिलिन और क्लेथ्रोमाइसिन। ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रग्स हैं जो कि ज़्यादा मतलब पावरफुल होते हैं एस्पायलरी इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए। और इसके अलावा इसके साथ-साथ हम प्रोटॉन पन इन्हिबिटर, ओमेप्राज़ोल, राइज़िक वगैरह ये चीज़ें भी यूज़ करते हैं, ताकि मतलब गैस्ट्रिक को मज़ीद कोई मतलब इन्फेक्शन ना हो, बढ़े ना। तो ये उस पेन को मतलब रिलीफ़ दिलवाते हैं ओमेप्राज़ोल वग़ैरह, और वो एंटीबायोटिक उस इन्फेक्शन को ख़त्म कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर हम कोलैबोरेटिव केयर की बात करें,
या फिर मैनेजमेंट की बात करें तो यूजुअली मैनेज्ड इन कम्युनिटी ये चीज़ें अक्सर कर ज़्यादातर कम्युनिटी में मैनेज की जाती हैं, ठीक है? मतलब सही हो जाते हैं। टीच फूड सेफली मेयर टू प्रिवेंट एक्यूट गैस्ट्राइटिस फ्रॉम फूड कंटामिनेटेड विथ बैक्टीरिया। मतलब आपने पेशेंट को बताना है कि आपने ऐसा फूड लेना है, जो कि आपके लिए सेफ्टी मेयर हो, टू प्रिवेंट एक्यूट गैस्ट्राइटिस फ्रॉम फूड कंटामिनेटेड विथ बैक्टीरिया। ऐसे फूड आपने नहीं लेना है जो कंटामिनेटेड हो बैक्टीरिया की वजह से या फिर कोई ऐसा स्पाइसी चीज़ें, इन सारी चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट गैस्ट्राइटिस विद एनपीयू। अगर आप एक्यूट गैस्ट्राइटिस है पेशेंट को तो आपने उन्हें एनपीओ पे रखना है और उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन रखने के लिए उसमें आपने आईवी फ्लूइड पेशेंट के लिए मेंटेन रखना है ताकि उसकी ये जो एनर्जी है या फिर उसकी हेल्थ जो है वो मेंटेन रहे, उसके इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन रहे। टीचिंग रिगार्डिंग यूज़ ऑफ प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन और उसके अलावा आपने पेशेंट को उसके ड्रग्स के हवाले से मतलब टीच करना है कि आपने टाइमली ट्रीटमेंट लेनी है, ड्रग्स वगैरह लेने हैं, मेडिसिन लेनी है ताकि आप जो है ना जल्दी ठीक हो जाएँ। ठीक है, उसके अलावा आपने स्मोकिंग को अवॉइड करना है, ये चीज़ें आपके लिए सेहत के लिए मज़ीद नुकसानदायक हैं, ठीक है? ऐसी चीज़ें पेशेंट को बतानी है क्योंकि मतलब आपका स्टमक ज़्यादा डैमेज हो सकता है। उसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहल अब्यूज़, उसके अलावा अल्कोहल वगैरह या फिर और कोई ऑयली चीज़ें, स्पाइसी चीज़ें इनसे आपने अवॉइड करना है जो कि आपके मतलब स्टमक के लिए ज़्यादा नुकसानदायक। तो ये चीज़ें आपने पेशेंट से बतानी है ताकि पेशेंट इन चीज़ों से अवॉइड करे और टाइमली मेडिकेशन वगैरह ले। ठीक है, अगर हम डायग्नोस टेस्ट की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है गैस्ट्रिक एनालिसिस, असेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेशन लेस विथ क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। एक टेस्ट होती है जिसमें हम मतलब ये एनालाइज़ करते हैं कि हमारा स्टमक जो है, वो कितने क्वांटिटी में एसिड सीक्रेट कर रहा है, ठीक है? पैराइटल सेल कितने क्वांटिटी में ज़्यादा सीक्रेट कर रहे हैं, क्या जिसकी वजह से हमें ये चीज़ें मतलब गैस्ट्रिक अल्सर हो रहा है या फिर कोई इन्फेक्शन है इसकी वजह से हुआ है, क्या चीज़ें हैं? तो ये हम वहाँ से फाइंड आउट करते हैं। और उसके अलावा हीमोग्लोबिन, हेमोक्रेट एंड रेड ब्लड सेल इंडिकेट एनीमिया इंक्लूडिंग पर्नीशियस और आयरन डेफिशिएंसी। उसके अलावा हम मतलब सीबीसी टेस्ट करते हैं जिसमें हम हीमोग्लोबिन देखते हैं, ब्लड के अंदर कितना हीमोग्लोबिन है और उसके अलावा हेमोक्यूरेट मतलब आपके ब्लड के अंदर वॉल्यूम ऑफ आरबीसीज़ कितना है, ठीक है? और उसके अलावा रेड ब्लड सेल मतलब ये सारी चीज़ें हम देखते हैं और फिर हम ये चीज़ फाइंड आउट करते हैं कि पेशेंट के अंदर कोई आयरन डेफिशिएंसी तो नहीं है, कोई एनीमिया तो नहीं है, तो इसके लिए हम ये चीज़ टेस्ट करते हैं। उसके अलावा सीरम विटामिन बी12 लेवल, उसके अलावा ये चीज़ डिटरमाइन पर्निशियस एनीमिया, पर्निशियस एनीमिया को मतलब डिटरमाइन करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए हम सीरम विटामिन बी12 टेस्ट करते हैं। अपर एंडोस्कोपी करते हैं यानी कि विजुअलाइज़ करते हैं थ्रू कैमरा, आप स्टमक के म्यूकोसा को देखते हैं, आइडेंटिफाई एरियाज़ देखते हैं कि कहाँ पे जो है ना म्यूकोसा डैमेज हुआ है और हमारे स्टमक में इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है? और इसके अलावा ऑब्टेन बायोप्सी में ट्रीट एरिया ऑफ ब्लीडिंग, उसके अलावा आप वहाँ से बायोप्सी लेंगे, फिर आप उसको मज़ीद चेकआउट करेंगे कि इसमें एस पाइलोरी बैक्टीरिया तो नहीं है जिसकी वज़ह से इन्फेक्शन हुआ है या कोई और चीज़ें हैं जिसकी वज़ह से ये इन्फेक्शन हुआ है। may treat area of bleeding with electro or laser coagulation or सेलेडोजिन एजेंट। सिलोरोसिंग एजेंट मतलब ये भी टाइप ऑफ ट्रीटमेंट है जिसमें हम ब्लीडिंग को स्टॉप करवाते हैं पेशेंट से, ठीक है? तो मतलब ये भी चीज़ें हम करवा रहे होते हैं अगर पेशेंट के स्टमक की ब्लीडिंग हो रही है तो इनके थ्रू हम उसकी ब्लीडिंग को स्टॉप करवाते हैं, ठीक है? अच्छा फिर अगर हम नर्सिंग डायग्नोस की बात करें तो डिफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम, आपने पेशेंट के अंदर जो फ्लूइड वॉल्यूम है उनको मेंटेन रखना है और उसके अलावा इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट। अगर आपके पेशेंट की न्यूट्रिशन लेवल बिल्कुल लो है तो आपने उन्हें मतलब रिक्वायरमेंट जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतना उन्हें मेंटेन रखना है उसकी न्यूट्रिशन को, ठीक है? तो जिसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रोलाइट वगैरह ये सारी चीज़ें उनको मेंटेन रहेंगी। तो आज का ये वीडियो लेक्चर यहाँ पे एंड होता है, होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है? तो ये हमारा आज का ये वीडियो लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। तो मज़ीद अगर इस तरह की आप मेडिकल के रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।